देवर ढोलकी बजाने का शौकीन था। मेरी ढोलकी भी रंगीली थी। रोज कहता, भाभी आपकी ढोलकी कब बजाऊंगा। मैं बच्चा समझकर चुप कर जाती, लेकिन एक रात मेरे साथ अनहोनी हो गई। जल्दी से देवर को बुलाया, कहने लगा, भाभी पहले ढोलकी। उस रात मेरे होश उड़ गए। जब अपनी ही शादी पर मैं पहली लड़की होंगी जिसने अपनी शादी पर खुद ढोलकी बजाई थी, क्योंकि मैं ढोलकी बजाने में माहिर थी। मेरी माँ मुझे घूर घूर कर देख रही थी और मैं हंस हंस कर मेहंदी का पीला जोड़ा पहने ढोलकी बजाने में मगन थी। उस वक्त मेरा देवर किसी काम से हमारे घर आया था। मुझे ढोलकी बजाते देखकर हैरत का इजहार करने लगा। मेरी माँ मेरे पास आ गई, कहने लगी, बस कर दे शबनम, क्यों अपने ससुराल वालों के सामने हमारी नाक कटवाती है। चलो उठ यहाँ से, बहुत बजा ली ढोलकी। अम्मा की डांट फटकार सुनकर मैं उठ गई। मेहंदी गुजरी और बारात का दिन भी आन पहुंचा। मैं अपने शौहर के संग अपने ससुराल पहुंच गई, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मेरा ढोलकी बजाने का शौक मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाएगा। मैं शानदार ढोलक बजाती थी। मोहल्ले में किसी की भी शादी होती सब यही कहते, शबनम ढोलकन को बुला लो। मैं एक शादी पर ढोलक बजाने के 20 से 30 हजार लेती थी। गाने टप्पे ना भी गाए जाते तब भी मेरी ढोलकी की थाप ही ऐसी थी कि लोग सुनकर झूम उठते थे। खैर, ये तो मेरे मायके की बात थी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं शादी के बाद शौहर के संग ससुराल आ गई। मैं अपने हुजला उरूसी में बैठी थी कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। एक मुस्कान मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई। उस वक्त मैं वासिफ के मुंह से अपनी तारीफ और मोहब्बत का इजहार सुनने को बेताब थी। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और वासिफ की सब बहनों की शादी पर ढोलकी मैंने ही बजाई थी। वहीं मेरी और वासिफ की मोहब्बत शुरू हुई थी, जो वक्त के साथ साथ बढ़ने लगी थी। मैं बेहद खूबसूरत भी थी, इसीलिए वासिफ मुझ पर अपना दिल हार बैठा था। मेरी वासिफ की बहनों से तो खूब दोस्ती थी, लेकिन वासिफ का छोटा भाई पढ़ाई के सिलसिले में ज़्यादातर हॉस्टल में रहता था, इसीलिए मेरी उससे बस सिर्फ सलाम दुआ ही थी। कमरा बंद होते ही मैंने जानबूझकर घूंघट निकाल लिया। मैं वासिफ को तंग करना चाहती थी। वो कदम उठाता हुआ मेरे सामने आकर बैठ गया। मेरे होश उस वक्त उड़े जब घूंघट के अंदर से मुझे भाभी की आवाज़ सुनाई थी। मैं झट से अपना घूंघट उलट दिया। सामने वासिफ का भाई कासिम बैठा था। इस वक्त वो मेरे कमरे में क्या कर रहा था, वो भी यूं कमरा बंद करके। इस पर इसकी बात ने मैं गुंगसा कर दिया। कहने लगा, भाभी मैं भी ढोलकी बजाने का शौकीन हूँ, एक बार मुझे भी आजमा कर देख लो, दिल खुश कर दूंगा। मुझे उसकी बात और अंदाज कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, तुम ये बात करने के लिए मेरे कमरे में आए हो? वो कहने लगा, भाई के दोस्त भाई को सहन में घेरे बैठे हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपका दिल बहला दूं। तो बताएं आप मुझे कब अपनी ढोलकी देंगी? मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। उसकी बातों ने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। मैंने कहा, चलो और निकलो मेरे कमरे से बाहर, वरना वासिफ से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। ये सुनकर और मेरा गुस्से से तपा चेहरा देखकर वो फौरन घबराकर कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद भी आधा घंटा गुजरने के बाद वासिफ कमरे में आया, लेकिन उस वक्त तक मेरा मूड अच्छा खासा खराब हो चुका था। वासिफ को देखकर पहले तो मैं घड़ी की तरफ गुस्से से देखने लगी, जो रात के 3 बजा रही थी। वासिफ मेरी नज़रों का ताक़ुब करके वजाहत देने लगा, शबनम यार समझा करो ना, मेरे दोस्त जान ही नहीं छोड़ रहे थे। अभी भी अब्बा की डांट सुनकर उन्होंने मेरा पीछा छोड़ा है। वो मेरे पास आकर बैठ गया, जेब से एक सोने की अंगूठी निकाल कर मुझे पहनाई, जिस पर छोटा सा डायमंड लगा हुआ था। अपनी रूनुमाई की अंगूठी अपनी पसंद की देखकर मेरा मूड कुछ बहाल हुआ था। मेरा शुमार उन लड़कियों में होता था जो बेधड़क मुंह पर बात करने की आदी होती हैं। लिहाज मरवत किस चिड़िया का नाम है ये नहीं जानती थी। शादी को चंद ही दिन गुजरे थे कि मैंने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। नंदे अपने घर की हो चुकी थी, घर पर बस एक देवर था। शादी के 1 महीने तो वासिफ ने मेरी खूब नाज नखरे उठाए, लेकिन 1 महीने बाद ही सारी सेविंग वो उड़ा चुका था। कुछ वासिफ की आदत भी शाह खर्च थी। उसकी तनख्वाह इतनी कम भी नहीं थी। अगर वो इस तरीके से खर्च करता तो जिससे ही तनख्वाह मिलती वो खुद को बेताज बादशाह समझने लग जाता। बेफजूल खर्चे सब करता था। पहले तो अकेला था, इसीलिए उसे कभी परवाह नहीं हुई थी, लेकिन अब तो मैं थी, इसीलिए जब 15 दिन बाद ही उसकी खाली जेब देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसकी तनख्वाह आते ही मेरी सास महीने भर का राशन घर पर डाल लेती, क्योंकि बेटे की आदत से वाकिफ थी। वासिफ के दोस्त बहुत थे और वो अक्सर ही अपनी तनख्वाह के पैसे दोस्तों में उड़ा देता था। इस मामले में तो वो मेरी भी ना सुनते थे। मैं तो उनको समझा कर थक चुकी थी कि भाई कुछ पैसे मेरी हथेली पर भी अब रखा करो, मेरी भी 100 ज़रूरतें होती हैं। कभी कभार यूं ही खोए वाली कुल्फी खाने का भी दिल कर आता है बंदे का, मगर शौहर ने तो अपनी हर बात आगे ही रखी हुई होती। उस दिन भी वासिफ दोस्तों के साथ दावत उड़ाने गया हुआ था, जबकि मैं यूं ही घर बैठी बोर हो रही थी। सास भी मोहल्ले में किसी के यहाँ गई हुई थी, जब गली से वही मखसूस कुल्फी वाले की आवाज़ सुनाई दी। एक तो आज गर्मी भी बहुत थी, ठंडी ठार कुल्फी खाने का दिल चाहा, मगर जब पैसे देखे तो मौजूद ही ना थे। ये वासिफ का बच्चा ना मुझे दिए हुए पैसे भी खुद ही उड़ा ले गया था।
मैं बड़बड़ाती हुई खिड़की में जब कासिम अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। वो शायद नहाकर आया था, उसके बाल गीले थे। वो बालों को झटकता एक अदा से मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हुआ भाभी, ऐसे मुंह बसोड़े क्यों खड़ी हैं? उसे देखकर मैं ललचाई नजरों से देखते हुए कहने लगी कि बाहर कुल्फी वाला आया है, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या तुम जाकर ला दोगे? शाम को वासिफ आया तो उनसे लेकर तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। कासिम ने जब ये सुना तो हंस पड़ा। उसकी हंसी बड़ी अजीब लगी। कहने लगा, भाभी इतनी सी बात पर आप तो 100 कुल्फियां कुर्बान आप लाकर देता हूँ अभी, मगर बदले में मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। मैंने सवालिया नजरों से कासिम को देखा, भला मुझसे वो क्या चाहता था। मैंने भवें उचकाकर कहा कि क्या दूं? कहने लगा, भाभी मुझे आपकी ढोलकी चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए ही सही, मगर बहुत मन है मेरा कि आपकी ढोलकी एक बार ही सही मगर जरूर बजाऊं। देवर लब काट कर कह रहा था, जबकि मेरा तो दिल गोया हलक को आ गया। मैं सट पटाकर उसके चेहरे से नजरें हटाकर बोली कि मैं तुम्हें एक रात के लिए तो क्या 1 मिनट के लिए भी अपनी ढोलकी नहीं दे सकती। सीधी तरह कह दो कि कुल्फी नहीं लाकर देनी, मैं वासिफ से ही मंगवा लूंगी। मुझे अजीब सा धचका महसूस होने लगा। ये बार बार ढोलकी का जिक्र क्यों कर रहा था? मैंने एक नज़र खुद को आईने में देखा। शादी के बाद तो मैं और भी निखर गई थी। खूबसूरत गुलाबी चेहरा देखकर तो वासिफ मुझ पर फिदा था, कहीं कासिम भी तो नहीं। मैंने जहन झटक दिया और बाथरूम में नहाने चली गई। कुल्फी का ख्याल तो मेरे वहम गुमान से भी निकल चुका था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैंने नहाकर जो ही बाहर कदम रखा तो सामने कासिम खड़ा था, जिसने हाथ में कुल्फी थाम रखी थी और मेरी जानिब हाथ बढ़ाए मुझे दे रहा था। मैं उछलकर चंद कदम पीछे हटी, जबकि कासिम का उस पल फलक शिगाफ कहकहा बुलंद हुआ। मुझे उससे चिढ़ सी होने लगी थी। मैंने कुल्फी लेने से पहले उससे कहा कि सोच लो, बाद में कुछ डिमांड न कर बैठना। कासिम ने गहरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, फिक्र न करें, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा तो करना भी आता है मुझे। मैं तो मुंह खोले उसे देखती रह गई थी। आखिर इसका मतलब क्या था? बहरहाल वो मुझे कुल्फी पकड़ाकर वहां से जा चुका था। मैंने भी आधी पिघली हुई कुल्फी ली और अपने कमरे में आ गई। कासिम देखने में बिल्कुल वासिफ जैसा ही था, वही जिसामत और पुरकशिश शख्सियत, मगर उसकी बात करने का अंदाज मुझे अजीब लगा था। मैंने कमरे में आकर एक नज़र अपनी ढोलकी को देखा। यूं ही सजी संवरी हुई थी जैसे पहले दिन से मैंने उसे रखा हुआ था। रात को शौहर घर आया तो मैंने अच्छी खासी लड़ाई की, मगर वो तो खाली हाथ लिए बैठा था। इस माह की तनख्वाह भी 20 दिनों में ही उड़ाई जा चुकी थी और अब मुझे अपना खर्चा निकालने के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने सास को भी उनकी शिकायत लगाई और फिर वासिफ को धमकी दी कि अगर आपने मुझे अपनी तनख्वाह के कुछ पैसे ना दिए तो मैं दोबारा से ढोलकी बजाना शुरू कर दूंगी। बस वासिफ ने मुझे पहले तो मना किया, मगर चंद रोज बाद जब गांव में एक शादी की तकरीब शुरू हुई तो सब मेरे घर आकर मुझे ढोलकी के लिए बुलाने लगे। मैंने तो साफ कह दिया कि मेरी सास से इजाज़त ले लें। पहले की बात और थी, मगर अब मैं शादीशुदा हूँ, जो भी मेरी सास कहेंगी मैं वही करूँगी। सास ने पहले तो मना कर दिया, मगर जब उन्होंने मिन्नत समाजत की तो फिर मोहल्लेदारी की खातिर सास को भी मानना पड़ा। मैंने फौरन नखरीले से अंदाज में कहा, मैं पूरे 40,000 लूंगी। उन्होंने भी हामी भर ली, क्योंकि पूरे मोहल्ले में मुझसे अच्छी ढोलकी कोई नहीं बजा सकती थी। मैंने 3 रोज के लिए उनके यहाँ रोज आना जाना था। 3 दिन बाद उनकी मेहंदी थी। 2 रात मैं अपनी सास के साथ जाती रही और खूब हल्ला गुल्ला मचाया करती। एक रोज मैं रात को लेट घर आई तो सुबह फिर लेट ही उठी। वासिफ तो कब के काम पर जा चुके थे, 10 बज चुके थे और मैं अभी तक अपने कमरे में बेसुध सी पड़ी थी। सास तो मोहल्लेदारी निभाने की खातिर शादी के लिए कुछ तोहफे लेने के लिए बाजार जा चुकी थी। मैं और कासिम एक बार फिर घर में अकेले थे। मैं आंखें मूंदे बेखबर सो रही थी जब मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे से कोई दाखिल हुआ है। मैं आंखें मूंदे सोई रही, मगर जब कमरे में सरसराहट की आवाज़ आई तो मेरी आंखें खुली। मैंने जब आंख खोली तो मेरे होश उड़ गए। कासिम मेरे कमरे में मौजूद था और वो मेरी ढोलकी को गौर से देख रहा था। मैं तो उठकर बैठी और गुस्से से कहने लगी, कासिम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं? और यूँ मेरी ढोलकी को क्यों घूरे जा रहे हो? कासिम ने मुझे उठा हुआ देखा और उसके चेहरे पर आज तो मुस्कुराहट फैल रही थी। मुस्कुराता वो मेरे पास और कहने लगा, भाभी आप इस कदर गुस्सा क्यों करती हैं? सिर्फ ढोलकी ही तो मांगी है, एक दफ़ा देखकर बजाकर वापस कर दूंगा, आखिर इसमें बुराई ही क्या है? मैंने कासिम को गुस्से से देखा और बोली कि मैंने अपनी ढोलकी को आज तक किसी को भी हाथ लगाने नहीं दिया, यहाँ तक कि वासिफ को भी नहीं। फिर आखिर मैं तुम्हें क्यों दे दूं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी कीमती ढोलकी को हाथ लगाए। मेरी बात सुनकर कासिम चुप हो गया। वो कहने लगा कि ढोलकी ही तो है, एक दफ़ा मुझसे बजवा कर तो देख लें, आपको मेरी ताल पसंद आएगी। मगर मैंने पहली बार उसे गुस्से से कमरे से निकाल दिया और बोली कि दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, वरना वासिफ को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी और ना ही दोबारा मेरे कमरे में कदम रखना। कासिम घूर कर मुझे देख रहा था। उसे गुस्सा आ चुका था। उसे अभी शायद अपनी बेइज्जती महसूस हो चुकी थी।
وہ मुझ पर एक कड़ी नज़र डालता कमरे से चला गया और मैं गहरी सांस लेकर रह गई। उसी रात मैं और मेरी सास ढोलक बजाने गए तो रास्ते में सास का पाँव मुड़ा और उसके पाँव में मूंछ आ गई। मजबूरन मुझे सास को वापस घर छोड़ना पड़ा और अकेले ही मायूं की फंक्शन में जाना पड़ा। कल उन लोगों की मेहंदी थी। खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद रात को मैं वासिफ के साथ वापस घर आ गई। मैंने वासिफ को कासिम के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया था। वासिफ की हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। उसकी नज़र तो बार बार मेरी ढोलकी पर ही थी। मैंने घर आकर अपनी ढोलकी को कमरे में रखने के बजाय बाहर लाउंज में रखा, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, और फिर कमरे में सोने के लिए लेट गई। सुबह होते ही मुझे ढोलकी बजाने की आवाज़ आई। इतनी अच्छी ढोलकी की आवाज़, मुझे तो यूं लगा था जैसे मैं ही ख्वाब में अपनी ढोलकी बजाने की आवाज़ सुन रही हूँ। ये अंदाज तो बिल्कुल मुझ जैसा था। मैंने आंखें खोलकर जब देखा तो ये ढोलकी की आवाज़ तो बाहर लाउंज से आ रही थी, और ये मेरी ही ढोलकी थी। बस मैं फौरन हड़बड़ा कर उठी और भाग कर बाहर आ गई। जब देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर कासिम मेरी ढोलकी उठाए बड़े ही अच्छे अंदाज में बजा रहा था। उसकी ढोलकी की थाप तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी थी। मैं तो गुम सी खड़ी देखती रह गई। देवर तो सचमुच अच्छी ढोलकी बजाता था। मुझे देखकर उसका चेहरा उतरा और फौरन ढोलकी छोड़कर चला गया। कहने लगा, माफ़ करना, आपकी ढोलकी देखी तो रहा नहीं गया, इसीलिए बजाने लगा। मैंने भी कुछ न कहा। वो तो सच में माहिर था। उसी शाम मैं मेहंदी के फंक्शन के लिए जाने लगी कि अचानक सड़क से आता मोटरसाइकिल मुझसे टकरा गया। मैं ज़मीन पर गिरी तो मनहूस मारा मेरी टांग से गुजर गया। मैं दर्द से चिल्लाती हुई रह गई। कासिम उस वक्त घर आ रहा था। उसने मुझे देखा तो भागकर मेरे पास आया और मुझे वापस घर तक लाया। मेरी टांगों में चोटें आई थी और मैं अब ढोलकी को घसीट कर बजा ही नहीं सकती थी। मुझे तो ये फिक्र सताने लगी थी कि मैं अब आखिर मेहंदी पर ढोलकी कैसे बजाती। सास और वासिफ भी परेशान हो चुके थे। मैंने एक नज़र कासिम को देखा और फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने कासिम से कहा कि कासिम, क्यों ना तुम मेरे साथ ढोलक बजाने चलो। कासिम तो सर खुजाकर मेरी जानिब देखने लगा और बोला, भाभी, मेरा दिमाग खराब है जो मैं उन औरतों के बीच बैठकर ढोलक बजाऊंगा। कासिम की बात पर मैंने कहका हवा की नज़र किया और बोली कि मेरे कपड़े किस दिन काम आएंगे। कासिम पहले तो समझ न सका, मगर जब मैंने उसका चेहरा दुपट्टे में छुपाकर अपने कपड़े पहनने को कहा तो वो बुरा समूह बनाकर रह गया। कहने लगा, ये तो भाभी आप हैं, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, वरना अपना रवैया भी देख लें आप। अपनी ढोलकी को हाथ भी नहीं लगाने दिया, और मैं आपकी खातिर लड़की बनने जा रहा हूँ ताकि आपकी इज्जत रह जाए। मैंने कान पकड़कर कासिम से माफ़ी मांगी। आखिर मैं थी ही ऐसी। अपनी ढोलकी को तो मैं अपना दिल समझती थी। मैं कासिम को घूंघट उड़ाए शादी वाले घर ले गई। उस रात हमने खूब हल्ला गुल्ला किया। कासिम ने मुझसे भी अच्छी ढोलकी बजाने पर मेरा दिल जीत लिया था। मुझे 50,000 रुपये भी मिले थे। मैं खुश होकर मेरे देवर ने आखिरी लम्हात में मेरी इज्जत रखी। हमने 25-25 हज़ार रुपये बांट लिए थे, जबकि वहाँ मौजूद औरतों को ज़रा भिनक भी नहीं लग सकी थी कि घूंघट के पीछे लड़की नहीं लड़का है। उस दिन के बाद से मैंने अपनी ढोलकी बजाने के लिए कासिम को भी दे दी, और अब अक्सर शादी ब्याह पर हम इकट्ठे ही जाया करते हैं। कासिम को लड़की बनाकर नहीं, बल्कि अपना देवर बनाकर।